हेलो फ्रेंड, आज हम आरआरबी ग्रुप डी के स्टैटिक जीके और जीएस के टॉप 50 सवालों का मॉक टेस्ट हम इस वीडियो में लगाएंगे। और फ्रेंड, आप जो है ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो यह मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मैं आपको इसमें जितने भी टॉप 50 सवाल बताऊंगा वो सब प्रीवियस पेपर से लिए हुए सारे सवाल हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और आपके आने वाले एग्जाम में जो है आपको सवाल देखने को मिलेंगे गारंटी के साथ। ठीक है। तो अब हम जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप जो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना। हमारा पहला सवाल ये है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, किस वर्ष से पीडीएल यानी कि पार्लियामेंट डिजिटल लाइब्रेरी के पास विधायी बहसों के डिजिटलीकृत पूरा लेख उपलब्ध है? तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 1854 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति एसटी आबादी में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या थी? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 990 थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 1947 में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड को एक कंपनी के रूप में कब निगमित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1959 में। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हैदराबाद में स्थित है। अगला सवाल है, दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। अगला सवाल देखेंगे, दिल्ली का प्रगति मैदान संचार के किस रूप से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि व्यापार और प्रदर्शनी आधारित संचार पर प्रदर्शित है। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य विशेष रूप से सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, साधारणीय और आधुनिक ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लक्ष्य 7। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है कि सकल नामांकन अनुपात की अवधारणा डैश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है सकल नामांकन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है कि दिसंबर 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के किस राज्य में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है, जिनकी कुल संख्या 5 है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कर्नाटक। अगला सवाल देखते हैं। मानव विकास सूचकांक एचडीआई रैंकिंग डैश के बीच के स्कोर पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 0 से 1 पर आधारित है। अगला सवाल देखते हैं। 1 मार्च 2001 तक की स्थिति के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो इसकी जनसंख्या थी 1027 मिलियन यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है हुबली में यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस क्रांति के दौरान बागवानी में नियोजित निवेश अत्यधिक उत्पाद सिद्ध हुआ, जिससे यह क्षेत्र एक साधारणीय आजीविका विकल्प के रूप में उभरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि स्वर्णिम क्रांति। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बच्चों 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या सबसे अधिक थी? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम थी? तो ये है आंसर हो जाएगा इसका दादरा और नागर हवेली यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल देखेंगे। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत शास्त्रीय भाषाओं के संवर्धन का कार्य कौन सा संस्थान संभालता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत की शास्त्रीय भाषाओं दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि केवल 2, 3 और 4 यानी कि तमिल, संस्कृत और उड़िया। अगला सवाल देखेंगे, भारत में भारी और बड़े आकार की वस्तुओं को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए परिवहन का कौन सा साधन सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जलमार्ग। अगला सवाल देखेंगे, प्रशांत चंद्र महाल नोबिस ने किस संस्था की स्थापना की थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी प्रशांत चंद्र महाल नोबिस ने। अगला देखते हैं सवाल, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन डैश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 को आधिकारिक तौर पर 1872 से चली आ रही जनगणनाओं को निरंतर श्रृंखला में किस क्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 15वीं राष्ट्रीय जनगणना। अगला सवाल है, भारत में नदियों और नहरों के माध्यम से नौवहन के विकास और विनियमन के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। अगला सवाल है, कौन सी द्रविड़ भाषा भारत के बाहर बलूचिस्तान में बोली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ब्राहुई, यानी कि ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ब्राहुई। अगला सवाल देखते हैं, 2011 की जनगणना में किस भारतीय राज्य में बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष सबसे कम दर्ज किया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हरियाणा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राजभाषाएं हैं? तो भारत की जो राजभाषाएं हैं वो हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग ने भारत के विकासात्मक पुनर्गठन के एक भाग के रूप में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। नीति का सही पूर्ण रूप क्या है? इसका मतलब यह है कि नीति की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर लगभग कितनी थी? तो साक्षरता दर लगभग थी 2011 में 74.04%, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, मोदीज मिशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है बी के हरिनारायण ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 2025 में विमोचित पुस्तक 10 पैसे का पोस्टकार्ड के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो इसके लेखक हैं प्रकाश चंद कांडपाल, यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने द वर्ल्ड आफ्टर गाजा की द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक लिखी? तो ये लिखी थी पंकज मिश्रा ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ज्योतिराव फूले द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक उन लोगों को समर्पित थी जिन्होंने अमेरिका में दास प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि गुलामगिरी। अगला सवाल है, राष्ट्रवाद के प्रतीक माने जाने वाले उपन्यास आनंद मठ की रचना किसने की थी? ठीक है, तो आनंद मठ की रचना जो की थी वो की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, यानी कि ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्लेइंग इट माय वे निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? ठीक है, प्लेइंग इट माय वे ये पुस्तक जो है ये आत्मकथा ये किसकी है? तो ये है सचिन तेंदुलकर की, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
रग्बी सिक्स नेशंस चैंपियनशिप 2025 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड टीमों के बीच कौन सी ट्रॉफी आयोजित की गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कलकत्ता कप। अगला सवाल है, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल चैंपियन को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वीनस रोज वाटर डिश। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रतिष्ठित ऑल इंडियन चैंपियनशिप जीतने वाला देश का पहला खिलाड़ी बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि प्रकाश पादुकोण। अगला सवाल है, UEFA यानी कि यूरोपीय चैंपियनशिप जीतने वाली राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हेनरी डेलाउने ट्रॉफी प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, 2025 में ODI विश्व कप के दौरान 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली प्रथम महिला बनी क्रिकेट खिलाड़ी सूजी बेट्स का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड से संबंधित है वो। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे BCCI नमन पुरस्कार 2025 में पुरुष वर्ग में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला ऐसा खिलाड़ी है जिसने किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 बार ओलंपिक पदक जीता है और रेसलिंग विश्व चैंपियनशिप जीतने वाला प्रथम भारतीय है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सुशील कुमार। अगला देखेंगे, 2024 से 2025 में निम्नलिखित में से किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कर्नाटक। अगला सवाल देखते हैं, अक्टूबर 2025 में मैक्स वर्स्टापेन ने निम्नलिखित में से किस टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री जीती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रेडबुल रेसिंग। अगला सवाल है, लोथल में सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थल डैश है जिन्होंने इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व के लिए अधिक महत्वपूर्ण बनाने में सहायता की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बंदरगाह। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संस्कृत कवि और नाटककार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक था? ठीक है, तो प्रसिद्ध संस्कृत कवि और नाटककार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो था वो है कालिदास, यानी कि ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अपने डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है लोथल यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हड़प्पा के निचले शहर की सड़कों और गलियों को किस पद्धति से बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था ग्रिड पद्धति, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि किस पुरातात्विक स्थल से प्राचीन विश्व के सबसे पुराने ज्ञात सार्वजनिक जल टैंक का पता चला है जिसे प्रसिद्ध रूप से विशाल स्नानागार कहा जाता है, यानी कि ग्रेट बाथ? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को पाटलिपुत्र में किस मौर्य शासक के दरबार में भेजा? ठीक है, तो इसको भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वेद को संगीत का वेद के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामवेद, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हड़प्पा संस्कृति में किस देवी की पूजा कुल देवी के रूप में की जाती थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मातृ देवी की। तो दोस्तों 50 सवालों का मॉक टेस्ट हमारा कंप्लीट हुआ और यह मॉक टेस्ट आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है, अगर आपको सभी एग्जाम के लिए प्रीवियस पेपर के लिए अगर आपको जो प्रैक्टिस सेट चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना
अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।